नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है। ये बात 2020 की है। सुल्तानपुर में एक गांव है लखनेपुर। इसी गांव में 35 वर्षीय शिवकुमार सिंह रहता था। शिवकुमार सिंह अपने पिता उदयभान सिंह और परिवार के साथ रहता था। उदयभान खेतीबाड़ी करते थे और उसी से परिवार का गुजारा चलता था। शिवकुमार के 3 भाई थे। सबसे बड़ा राजकुमार और 2 छोटे नरेश व देवकुमार। राजकुमार का विवाह हो चुका था और वह पिता के साथ खेतों में काम संभालने में मदद करता था। करीब 12 साल पहले शिवकुमार का विवाह उमा से हुआ था। विवाह के बाद उमा 2 बेटियों की मां बनी। जब उमा पहली बार गर्भवती हुई तो उसकी तमन्ना थी कि बेटा पैदा हो, लेकिन बेटी हुई। दूसरी बार भी वही उम्मीद बनी रही और उस बार भी बेटी जन्मी। लगातार दोनों बार मनचाही संतान न मिलने पर उमा निराश रहने लगी। शिवकुमार यह सब समझता था। वह उमा को समझाने की कोशिश करता और कहता कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन उमा बेटे की उम्मीद पूरी न होने के कारण भीतर ही भीतर टूटती रही। जबकि हकीकत यह है कि बेटियां कई मायनों में बेटों से कहीं बेहतर साबित होती हैं। उमा के मन में आग सी जलती रहती थी। गांव की और औरतों को बेटा हुआ पर उसे नहीं। अक्सर वह सोचती, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि बार बार बेटी ही पैदा हो रही है। समय बीतने के साथ बच्चियां बड़ी होने लगीं। घर का खर्च भी बढ़ता गया, लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। इस तंगी ने शिवकुमार को चिंता में डाल दिया। उसने ठान लिया कि गांव में रहकर गुजारा मुश्किल है, बाहर जाकर काम करना ही पड़ेगा। गांव के कुछ लोग फरीदाबाद में नौकरी करते थे। शिवकुमार ने उनसे सलाह ली। दोस्तों ने उसे काम पर लगवाने का भरोसा दिया और बुला लिया। कुछ ही दिनों में शिवकुमार गांव छोड़कर पत्नी और बेटियों को पीछे छोड़ फरीदाबाद कमाने चला गया। फरीदाबाद में शिवकुमार की नौकरी एक फैक्ट्री में लग गई। काम शुरू किए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने किराए पर एक कमरा ले लिया। अब उसके पास रहने का सही ठिकाना था। इसके बाद वह गांव गया और पत्नी उमा व दोनों बेटियों को भी अपने साथ फरीदाबाद ले आया। धीरे धीरे उसकी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर चलने लगी। इधर शिवकुमार का छोटा भाई देवकुमार गांव में बेरोजगारी के दिनों से जूझ रहा था। यह देखकर शिवकुमार ने उसे भी फरीदाबाद बुला लिया और नौकरी दिलवा दी। दोनों भाइयों की आमदनी अब ठीक ठाक होने लगी और परिवार का जीवन पहले से बेहतर चलने लगा। फरीदाबाद उमा के लिए बिल्कुल नया और अजनबी शहर था। यहां उसका कोई अपना नहीं था। दिन का ज्यादातर समय वह कमरे में ही गुजारती। उस छोटे से कमरे में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनसे वह खुलकर बात कर सकती थी। एक पति शिवकुमार और दूसरा देवर देवकुमार। शिवकुमार से उमा की बातें जरूरत भर की ही होती, लेकिन देवकुमार से उसका खूब हंसी मजाक और गपशप चलती रहती। देवकुमार उम्र में छोटा था, अविवाहित भी। देवर भाभी का रिश्ता वैसे भी अपनापन भरा होता है, इसीलिए दोनों के बीच अच्छी पड़ती थी। शुरुआत में देवकुमार की नीयत भाभी उमा के प्रति साफ थी, लेकिन जब से उमा उसके सामने बार बार बेटा न होने की शिकायत करने लगी, तभी से उसका मन डोलने लगा। उसे लगा कि उमा की यही कमजोरी उसके लिए रास्ता बना सकती है। उमा की बातों को सुनते सुनते देवकुमार ने अपने इरादों को दिशा दे दी। उसने बड़ी चालाकी से उमा के दिल में यह बात बैठा दी कि बेटे के न होने की असली वजह मां नहीं बल्कि पिता होता है। देवकुमार की बातें उमा के मन में गहरी उतर गईं। अब तक वह खुद को दोष देती रही थी, लेकिन अचानक उसे लगने लगा कि असली वजह कहीं और है। देवकुमार ने उमा के मन में शक का बीज बो दिया था। यही बीज आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाला था। उमा सोच में डूब गई, जबकि देवकुमार मन ही मन खुश था कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। कुछ देर बाद उमा अपने उलझनों से बाहर आई और उसने ठान लिया कि वह सच जानकर ही रहेगी। क्या सच में संतान का लिंग पिता पर निर्भर होता है? अगले ही दिन उसने बीमारी का बहाना बनाकर एक महिला डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसे बताया कि बेटा या बेटी होने का फैसला मां पर नहीं, बल्कि पिता से आने वाले बीज पर निर्भर करता है। उसने उमा को सरल शब्दों में XY थ्योरी समझाई, जिससे उमा को यह साफ समझ आया कि संतान का लिंग पिता के बीज से तय होता है। लेडी डॉक्टर से मिलने के बाद उमा का मन हल्का हो गया। अब वह अपने पति से चिढ़ने लगी। उसे लगा कि शायद शिवकुमार जानता है कि वह बेटा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए लड़कियों की ही बात करता है। जब देवकुमार उस दिन घर आया तो उमा ने उसे अपनी सोच बता दी।
देव कुमार समझ गया कि भाभी बेटे की चाह में पूरी तरह गंभीर है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने चालाकी से उमा के मन में यह विचार डाल दिया कि भैया का इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन वह किसी और तरीके से बेटे की मां बन सकती है। उमा की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक गई। पहले वह इस सोच से डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बेटे को जन्म देने की उसकी इच्छा बहुत मजबूत है। कुछ दिन सोचने और खुद को समझाने के बाद वह इसके लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन उमा ने देव कुमार को बता दिया कि वह उसकी बात मानने को तैयार है, लेकिन यह जानना चाहती थी कि यह काम कैसे होगा। देव कुमार ने उसे भरोसा दिलाया कि यह हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने समझाया कि भैया का खून और नस्ल सुरक्षित रहेगी, बस तरीका अलग होगा। उमा ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि वह किसी भी हाल में बेटे की मां बनेगी और इसके लिए देव कुमार की सलाह मानेगी। देव कुमार बहुत उत्साहित था, जबकि उमा को थोड़ी शर्म आ रही थी। धीरे धीरे उसकी शर्म कम होने लगी और दोनों करीब आए। देव कुमार और उमा का आपसी लगाव इतना बढ़ गया कि पहली ही मुलाकात में वे एक दूसरे के करीब हो गए। कई महीने बीत गए, लेकिन उमा को देव कुमार से गर्व नहीं ठहरा। फिर भी उनका अवैध संबंध लगातार जारी रहा। उमा ने तन से देव कुमार के करीब रहना शुरू किया और जल्दी ही उसका मन भी उसी की ओर खिंच गया। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। 24 मई 2020 को शिव कुमार पत्नी, बच्चों और देव कुमार के साथ फरीदाबाद से गांव लौट आया। फरीदाबाद में शिव कुमार के न होने पर दोनों खूब मिलते और समय बिताते थे, लेकिन अब गांव में शिव कुमार के अलावा और भी लोग थे। उनकी नजरों से बचकर मिलना आसान नहीं था। फिर भी दोनों किसी न किसी तरह मिलकर अपने समय का आनंद लेते रहे। 14 जुलाई 2020 की सुबह शिव कुमार की लाश घर से लगभग 200 मीटर दूर भीटे में पड़ी मिली। सुबह कुछ गांव की महिलाएं वहां गईं और लाश देखकर घर वालों को इसकी खबर दी। घर वाले वहां पहुंचे और देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे रोने बिलखने लगे। घटना की जानकारी गांव के ही शुभम सिंह ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर एसओ मनबोध तिवारी अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शिव कुमार की लाश का निरीक्षण किया। सिर पर किसी तेज धार वाले हथियार के गहरे निशान दिखाई दिए। आसपास का जायजा लेने पर घटना से जुड़ा कोई ठोस सुराग पुलिस को नहीं मिला। पूछताछ के दौरान शिव कुमार के परिजन कुछ भी बताने से हिचक रहे थे। घटना की सूचना देना तो दूर, वे लाश का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। इससे एसओ मनबोध तिवारी को शक हुआ कि मृतक के घर वाले जानते हैं कि हत्या किसने की, लेकिन हत्यारा भी कोई परिवार का करीबी होने की वजह से कुछ नहीं बोल रहा था। फिलहाल एसओ ने घटनास्थल की जांच पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस ने शिव कुमार के पिता उदय भान सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ भादनसम की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। एसओ तिवारी ने गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि घटना वाले दिन शाम को शिव कुमार और उसका भाई देव कुमार आपस में झगड़ रहे थे। इससे पहले भी दोनों भाइयों के बीच झगड़े हो चुके थे और देव कुमार कुछ समय के लिए घर से गायब भी था। यही वजह थी कि एसओ का शक देव कुमार पर पक्का हो गया। 17 जुलाई 2020 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धनपतगंज से देव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म मान लिया। घटना से 3 दिन पहले शिव कुमार ने उमा और देव कुमार को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद उसने दोनों को डांटा और मारपीट भी की। इसके बाद शिव कुमार और देव कुमार के बीच कई बार झगड़े हुए। 13 जुलाई की रात भी वे उमा को लेकर झगड़ रहे थे। उसी रात शिव कुमार का अचानक पेट खराब हो गया और उसे दस्त लग गए। वह भीटे नाम की जगह, जो गांव के बाहर स्थित था, उसकी तरफ चला गया। पहले से जाग रहे देव कुमार ने उसे जाते देखा और सोचा कि यह भाई को सबक सिखाने का सही मौका है। वह घर से कुल्हाड़ी उठाकर शिव कुमार के पीछे पीछे चल पड़ा। भीटे पहुंचते ही देव कुमार ने पीछे से शिव कुमार के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। शिव कुमार जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। भाई की हत्या के बाद देव कुमार घर से भाग गया, लेकिन उसका गुनाह ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका और उसे पकड़ लिया गया। देव कुमार की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की है। ये बात 2025 की है।
कलबुर्गी के पास मेलाकुंडा बी में शंकर कोल्लूर अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ रहते हैं। उनके घर के पास काफी जमीन है, इसलिए गांव में उनका अच्छा मान सम्मान है। लोग उन्हें मानते हैं और उनके शब्द की कीमत रखते हैं। शंकर की 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और वे अपने ससुराल में रहती हैं। उनकी तीसरी बेटी 18 साल की कविता पढ़ाई कर रही थी। वह रोज बस से कलबुर्गी कॉलेज जाती और आती थी। 4 नंबर की बेटी 9 में पढ़ती है और 5 नंबर की बेटी 6 में। कोल्लूर परिवार में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन हाल ही में शंकर को पता चला कि उसकी कॉलेज जाने वाली बेटी का किसी के साथ प्रेम संबंध है। शंकर की बेटी कविता गांव के ही मल्लाप्पा पुजारी नाम के युवक के प्यार में पड़ गई थी। मल्लाप्पा धनगर समाज से था और रिक्शा चलाता था। कविता रिक्शा से कॉलेज नहीं जाती थी, लेकिन मेलाकुंडी में कविता कॉलेज आती जाती थी। वहीं उनकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी जान पहचान दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। मल्लाप्पा कविता की खूबसूरती पर फिदा था। उसने उसे दिल से पसंद किया और प्रस्ताव दिया। कविता ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनका प्यार धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा और गांव में इसकी चर्चा होने लगी। गांव में यह बात कविता के पिता शंकर के कान तक पहुंच गई। उसे यह पसंद नहीं आया कि उसकी बेटी किसी रिक्शा चालक के प्यार में पड़ गई है, और वह भी किसी अलग जाति का लड़का है। यह सुनते ही शंकर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कविता पर दबाव डालना शुरू किया। कहा कि अगर उसने मल्लाप्पा से मिलना बंद नहीं किया तो उसका कॉलेज बंद कर देगा। लेकिन कविता का मल्लाप्पा के प्रति सच्चा प्यार था, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। कविता प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसका जुनून देखकर शंकर ने उसकी जात के लड़कों के रिश्ते ढूंढने शुरू किए, लेकिन हर बार कविता ने उन रिश्तों को मना कर दिया। वह ऐसा क्यों करती थी, यह सिर्फ वही जानती थी। शंकर सोच में था कि इस समस्या का हल कैसे निकाले, इसलिए उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मल्लाप्पा को डराने की कोशिश की। उसने मल्लाप्पा को साफ साफ धमकाया कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। अब मल्लाप्पा और कविता बिना किसी डर के खुलेआम मिलने जुलने लगे और दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। जब यह खबर शंकर तक पहुंची तो उसके दिमाग में डर बैठ गया। उसने सोचा, अगर उसकी बेटी मल्लाप्पा के साथ भाग गई तो उसका सारा सम्मान और इज्जत चली जाएगी, और अपनी छोटी 2 बेटियों की शादी कैसे होगी। अब वह सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। अंत में उसने अपने चचेरे भाई शरणाप्पा और रिश्तेदार दत्तू चोलाबर्डी को घर बुलाया। 28 अगस्त 2025 को ये तीनों घर में कविता को समझाने की कोशिश करने लगे। उसने उसे एक कमरे में बंद करके मारपीट भी की। उन्होंने कहा, तू उस रिक्शा वाले के प्यार में मत फंस, हम तुझे अच्छे घर में शादी कराएंगे। लेकिन कविता ने किसी की नहीं सुनी और किसी और से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। कविता ने अपने पिता से कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं या तो मर जाऊंगी या घर से भाग जाऊंगी। यह सुनकर शंकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने उसे मारना शुरू कर दिया और गुस्से में उसका गला दबा दिया। कविता तड़पने लगी, लेकिन शंकर का गुस्सा कम नहीं हुआ। पूरी ताकत से उसने उसे दबाया और कुछ ही समय में कविता की सांस रुक गई। वह वहीं गिर पड़ी। कविता की मौत के बाद शंकर और उसके चचेरे भाई शरणप्पा ने पूरी चालाकी से इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की प्लानिंग की। उन्होंने जबरदस्ती कविता के मुंह में कीटनाशक डाल दिया। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। अगले दिन सुबह शंकर और उसके रिश्तेदारों ने सबको यही कहानी सुनाई कि कविता ने रात में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसी को शक न हो, इसलिए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया ताकि सबूत छुप जाएं। हालांकि गांव में कविता की मौत को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं। लोगों की चर्चा पुलिस तक पहुंची और फरहताबाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। शंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उस समय उसने यही कहा कि उसकी बेटी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी और बाद में उसका शव जला दिया गया। लेकिन पुलिस ने वहीं रुकने के बजाय घटनास्थल पर जाकर गहराई से जांच की। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जहां से आधी जली हड्डियां और मिट्टी के नमूने कब्जे में लिए गए। इसके बाद जब शंकर को सबूत दिखाए गए तो उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने साथियों शरणाप्पा कोल्लूर और दत्ता चोलबर्डी के नाम भी उजागर कर दिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हुआ कि कविता की मौत जहर से नहीं बल्कि गला दबाकर की गई हत्या से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आधिकारिक रूप से हत्या का केस दर्ज किया और घटनास्थल से कीटनाशक की बोतल भी जब्त कर ली। अन्य नाते रिश्तेदारों का बयान भी लिया गया। अंततः
कविता शंकर कोल्लूर की हत्या के मामले में उसके पिता शंकर कोल्लूर, उसका चचेरा भाई शरणाप्पा मलाप्पा कोल्लूर और नातेवाईक दत्ता चोलबर्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब भी मामले की ओर जांच कर रही है। अगर माता पिता और बच्चे आपस में खुलकर बात करें तो ऐसे दुखद परिणाम टाले जा सकते हैं। गुस्से में लिए गए कदम जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। किसी की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ मजबूर नहीं करना चाहिए। झगड़े या डराने धमकाने से कुछ हल नहीं होता, बल्कि समझदारी से बात करनी चाहिए। हिंसा और डर से कुछ नहीं मिलता। प्यार, समझ और बातचीत से ही सही रास्ता हमारा निकलता है। उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।